नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिस्ट्री। तो हम लोग जो है एमसीक्यू कर रहे थे। अब हम लोग फिर से एमसीक्यू को आगे की ओर बढ़ेंगे, जितना हो गया उसके बाद का एमसीक्यू को हम लोग करेंगे। तो देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है कि फ्रांस ने लाओस पर कब अधिकार किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1893 में। ठीक है, कब होगा? 1893 में। ठीक है। दूसरा दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, डीएन बीएन फू का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, डीएन बीएन फू का जो युद्ध है वो 1954 को लड़ा गया था। ठीक है, तो 1954 को लड़ा गया है। फ्रांस और वियतनाम के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि डीएन बीएन फू 1954 के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो फ्रांस पराजित हुआ, वियतनाम जीतता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, ब्राजील की खोज किसने की? तो कैब्राल ने किया। ब्राजील की खोज किसने की? तो कैब्राल ने किया। कैब्राल पुर्तगाली गवर्नर था, याद रखिएगा। ठीक है, कैब्राल ने जो है ब्राजील की खोज की। ठीक है, उसके बाद देखिए 21, 22, 23, 24, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन ने अमेरिका में कुल मिलाकर जो उत्तरी अमेरिका है, केवल उत्तरी अमेरिका में जो है अपना 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका में कुल 13 उपनिवेश स्थापित किए थे। अमेरिका कब स्वतंत्र होता है? तो अमेरिका जो है 1783 ईस्वी में स्वतंत्र होता है। ठीक है, अमेरिका कब स्वतंत्र होता है? तो 1783 ईस्वी में स्वतंत्र होता है। ठीक है, अमेरिका भी जो ब्रिटेन के अंडर में था, यानी कि ब्रिटिश का उपनिवेश रहा अमेरिका के ऊपर। ठीक है, काले लोग श्वेत मनुष्य को बोझ काले काले लोग श्वेत मनुष्य पर बोझ है, किसने कहा था? तो रूडयार्ड किपलिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश सरकार को दीवानी का अधिकार किसने दिया? तो ब्रिटिश सरकार को जो है दीवानी का अधिकार जो है आपको शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। ठीक है, और दीवानी क्या है इसके बारे में जानकारी होगा आप लोगों को, इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो देखिए, दीवानी जो है याद रखिएगा, राजस्व वसूलना। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1765 के इलाहाबाद की संधि, यानी कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा है उसके बाद एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि दीवानी क्या है। देखिए, सबसे पहले देखिए, इलाहाबाद का संधि हुआ था। ठीक है, जिसको प्रयागराज का भी संधि हम लोग बोलते हैं। तो इलाहाबाद या वर्तमान में प्रयागराज की संधि। ठीक है, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज की संधि। ठीक है, तो जानिएगा, इलाहाबाद की संधि या प्रयागराज की कुल मिलाकर 2 संधि हुई थी। याद रखिएगा, कितना? 2। समय याद रखिएगा कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? तो आपको याद होगा 1765 में। याद रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। ठीक, उसके 1 साल बाद जो है इलाहाबाद की संधि हो रही है। 2 संधि हुई थी इलाहाबाद की। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, दो संधि हुआ है। ठीक है, पहला संधि हो रहा है आपका 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा हो रहा है 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, एक हो रहा है 12 अगस्त को और दूसरा हो रहा है 16 अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो देखिए यहां पर जो है पहला हो रहा है किसके किसके बीच, तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड। ठीक है, और प्लस कौन है इसके साथ, तो क्लाइव। ठीक है, क्लाइव के बीच। तो जो पहला संधि है ये फर्स्ट संधि है, यानी पहला संधि। ठीक है, तो पहला संधि ये है, दूसरा संधि। ठीक है, पहला संधि के अंतर्गत कुछ शर्तें रखी गई। इसके अनुसार क्या किया गया कि दीवानी, अंग्रेजों को दीवानी मिल गया। दीवानी का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, अंग्रेजों को क्या मिल गया, दीवानी मिल गया। ठीक है, वही जो है दूसरा संधि हुआ था 16 अगस्त को, तो ये हुआ था किसके बीच, तो अवध के नवाब के बीच। अवध के नवाब, ठीक है, नवाब प्लस क्लाइव के बीच। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो इलाहाबाद की पहले यहां समझने का प्रयास कीजिए, बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 को। ठीक है, 64 होने के बाद एक साल के बाद एक संधि किया जाता है, इलाहाबाद की संधि है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, कब होता है, तो 1765 में। ठीक है, 1765 में जो है पहला संधि होता है 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद का पहला संधि या प्रयागराज का पहला संधि कब होता है, तो 12 अगस्त 1765 को। दूसरा कब होता है, तो 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1765, एक साल बाद 1764 को बक्सर का युद्ध, 1765 को इलाहाबाद का संधि। ठीक है, इलाहाबाद का दो संधि होता है, कुल मिलाकर दो संधि है। पहला संधि 12 अगस्त को, दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को। पहला संधि किसके बीच हो रहा है, तो मुगल, ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। अंग्रेज का कौन है, तो क्लाइव। दूसरा है अवध के नवाब के साथ, और उसके साथ अंग्रेज कौन है, क्लाइव। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद का जो पहला संधि, इसके अनुसार अंग्रेजों को दीवानी मिल गया। किसका दीवानी, तो दीवानी आपको याद होगा बंगाल, ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अंग्रेजों को मिल गया। दीवानी क्या है मैं भी बता रहा हूं। उसके बाद इलाहाबाद के दूसरे संधि के अनुसार जो है द्वैध शासन। ठीक है, इसके अनुसार क्या हुआ, द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन लागू हुआ किसके अनुसार, किस संधि के तहत द्वैध शासन लागू हुआ, तो इलाहाबाद के दूसरे संधि के दौरान। द्वैध शासन क्या होता है, दोहरा शासन। ठीक है, अब देखिए दीवानी का अधिकार मिल गया, तो दीवानी का मतलब क्या होता है, ठीक है, दीवानी का मतलब होता है राजस्व। ठीक है, दीवानी का मतलब होता है राजस्व। दो चीज होता है याद रखिएगा, एक होता है दीवानी, दूसरा होता है फौजदारी। इसी को बोलते हैं निजामी। ठीक है, निजामत या निजा, ठीक है, फौजदारी और निजामत। इसके अनुसार क्या है, दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूल करना है। ठीक है, तो इलाहाबाद के प्रथम संधि के अनुसार अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त होता है, बंगाल बिहार उड़ीसा से टैक्स यानी कि राजस्व वसूल करने का। और फौजदारी का मतलब क्या होता है, फौजदारी का मतलब होता है जितना भी कानून व्यवस्था है वो सब। ठीक है, तो दीवानी का मतलब राजस्व, फौजदारी या निजामत का मतलब हो गया आपका कि जितना भी कानून से संबंधित चीज है वो फौजदारी। ठीक है, और दीवानी का मतलब राजस्व। यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया होगा कि कहाँ गया क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय। हाँ, ब्रिटिश सरकार को दीवानी का अधिकार किसने दिया, तो किसने दिया, तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है,
और किस संधि के तहत? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत। ठीक है, कब हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि? तो आपको याद होना चाहिए 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1760 को। ठीक है, बांडीवास का युद्ध यहाँ पे हम लोग देख लेते थोड़ा सा। बांडीवास, देखिए वाडीवास का युद्ध, वाडीवास का युद्ध, वाडीवास। ठीक है, वाडीवास का युद्ध किसे किसके बीच हुआ है? तो वाडीवास का युद्ध जो है याद रखिएगा 22 जनवरी 1760 को किसके बीच हुआ है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ है। ठीक है, तो 22 जनवरी 1760 को वाडीवास का युद्ध होता है। ठीक, पूरा मैंने डिटेल से खोल के बता दिया है। ठीक है, यहीं पे प्रश्न पूछा गया है वाडीवास। तो देखिए वाडीवास का युद्ध कब हुआ है? तो 1760 में, यानी कि 22 जनवरी 1760 को वाडीवास का युद्ध होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, उसके बाद देखिए अलीनगर की संधि। देखिए अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? सिराज और यानी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के बीच जो है अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर क्या है? तो देखिए आपको याद होगा यहां पर, देखिए अलीनगर, अलीनगर। ठीक है, देखिए अलीनगर जो है याद रखिएगा अलीनगर का नाम क्या है? तो देखिए कलकत्ता जो है, कलकत्ता का ही जो नाम है वो है अलीनगर। ठीक है, कलकत्ता का जो है नाम को परिवर्तन करके जो है सिराजुद्दौला ने अपने नाना यानी कि नाना अली वर्दी, नाना का नाम क्या है? अली वर्दी। याद रखिएगा अली वर्दी कौन है? अली वर्दी खां का नाम आपने सुना होगा, अली वर्दी खां। ठीक है, तो अली वर्दी खां जो है सिराजुद्दौला का नाना हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया कि ये जो कलकत्ता जो है अंग्रेजों का सेंटर पॉइंट, उस पर जो है सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जो है इसका कलकत्ता का नाम परिवर्तन करके अलीनगर रख दिया है। ठीक है, अलीनगर रख दिया है। तो अंग्रेज भी छोड़ने वाले नहीं थे, तो अंग्रेजों को जो है उन्होंने एक तरह से खुली चुनौती दी, जिससे जो है कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने धावा बोला और सिराजुद्दौला का मजबूरन जो है अलीनगर की संधि करनी पड़ी। तो अलीनगर की संधि कब होती है? तो 9 फरवरी ठीक है 1757 को जो है अलीनगर की संधि होती है। सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेजों के मध्य होती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम लोग लौटते हैं इस पर। तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच होती है। कब होती है? 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर जो है कलकत्ता का ही नाम परिवर्तन करके सिराजुद्दौला ने अपने नाना का नाम अली वर्दी खां के नाम को ही जो है अलीनगर, कलकत्ता को मैंने कलकत्ता का नामकरण परिवर्तन करके अपने नाना का नाम जो है अली वर्दी खां के नाम पर ही अलीनगर रख दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए 31 नंबर, बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन है? बंगाल के जो है प्रथम स्वतंत्र नवाब है मुर्शिद कुली खान। याद रखिएगा बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन है? जो है मुर्शिद कुली खान। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला से रिलेटेड। देखिए बंगाल से जितना भी क्वेश्चन है वो सबको अच्छे से कीजिएगा। अलीनगर हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, ये सब जितने भी युद्ध है इसको अच्छे से आपको नोट डाउन करके, जितना मैं बता रहा हूं नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद देखिए तो बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब
मुर्शिद कुली खां हो गया। उसके बाद देखिए 32 नंबर प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, इसको हम लोग थोड़ा जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। प्लासी, बक्सर, ठीक है, सब मैं सीक्वेंस में बताऊंगा आपको, टेंशन ना ले। देखिए प्लासी क्या है, सबसे पहले प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी है कहां, तो प्लासी है बंगाल में, याद रखिए प्लासी कहां है, तो बंगाल में है। कहां पे है बंगाल में, तो नदिया जिला, नदिया जिला, ठीक है। किस नदी के तट, तो नदी का नाम क्या है, तो भागीरथी, याद रखिएगा भागीरथी, ठीक है, भागीरथी नदी। प्लासी क्यों फेमस है, तो प्लास के फूल के कारण इसका नाम प्लासी पड़ा है, प्लास के फूल के कारण कारण इसका नाम प्लासी पड़ा है, ठीक है। प्लास के फूल पाए जाते हैं इसीलिए इसका नाम प्लासी पड़ा है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को, ठीक है। प्लासी कहाँ है, तो बंगाल में, किस जिले में, तो नदिया जिले में। प्लासी किस नदी के तट पर है, तो भागीरथी के नदी के तट पर। क्यों फेमस है, तो प्लास के फूल के कारण। अब प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आपको पता होगा सिराजुद्दौला, राजूदौला जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज का तरफ से है क्लाइव, ठीक है, क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ रहा, ठीक है, क्लियर। और इसमें कौन जीता, तो क्लाइव जीता, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, यहाँ 1757 दिया हुआ, लेकिन 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज यानी क्लाइव के मध्य, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध बक्सर के युद्ध से नहीं है, ठीक है, बक्सर के युद्ध से नहीं है। तो देखिए बक्सर का युद्ध, देखिए बक्सर को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, बक्सर का युद्ध क्या है। देखिए बक्सर का युद्ध को हम लोग थोड़ा समझते हैं, समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। बक्सर सीधा है तो हाँ, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो 22 अक्टूबर, ठीक है, 1764 को, ठीक है, 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच हो रहा है, तो मीर कासिम, ठीक है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, सेकेंड, ठीक है, सुजाउद्दौला, ठीक है, बंगाल का नवाब, मुगल सम्राट और अवध का नवाब, ठीक है, तीनों के बीच जो है युद्ध हो रहा है। वर्सेस कौन है, मतलब ये तीनों एक ही तरफ है, एक ही दल में, वर्सेस अंग्रेज, अंग्रेज का तरफ से हेक्टर मुनरो था, ठीक है, याद रखिएगा हेक्टर मुनरो था बक्सर के युद्ध में, ठीक है, मुनरो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मुनरो यानी कि अंग्रेज जीत जाते हैं और इन लोगों का हार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बक्सर, अच्छा बक्सर है कहां पे थोड़ा जान लीजिए, बक्सर है बिहार में, बक्सर कहाँ है, तो बिहार में, याद रखिएगा,
ठीक है। तो बक्सर या इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, केवल पूछेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। मेन कौन था, तो मीर कासिम था, और इधर से मुनरो यानी कि अंग्रेज था। ठीक है। बंगाल का नवाब मीर कासिम। ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अवध नवाब शुजाउद्दौला। अवध है यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है। जिसमें जो है ये लोग की हार होती है और ये लोग मुनरो जीतते हैं। ठीक है। बक्सर है बिहार में। ठीक है। फिर बक्सर के युद्ध के बाद होता है इलाहाबाद का संधि, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। ठीक है। तो मेन मेन चीज को हम लोग को समझना होगा कि क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है। 23 जून 1757, ये हो गया हम लोग का प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। ठीक है। पहला। ठीक। दूसरा होता है बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। यहां तक क्लियर है। तीसरा नंबर, उसके बाद है देखिए 12, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि। ठीक है। 16 अगस्त 1765 को। ठीक है। ये दोनों क्या है, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है। इलाहाबाद की, ठीक है, संधि होती है। ठीक है। जिसको हम लोग प्रयागराज की संधि बोलते हैं। प्रयागराज की संधि। ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ये जो दूसरा है 16 अगस्त, इसी में एक और पॉइंट याद रखिएगा, द्वैध शासन। ठीक है। चौथा है द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है। द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा हमेशा। सीक्वेंस पहले कौन हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ। आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो सीक्वेंस लगाइए, यानी कि क्रम से बताइए कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो सबसे पहले हो रहा है प्लासी का युद्ध हो रहा है, बक्सर का युद्ध हो रहा है। ठीक है। इलाहाबाद की संधि हो रही है। उसके बाद जो है इलाहाबाद की पहली संधि तो दीवानी हो रहा है यहीं पे। ठीक है। दीवानी हो रहा है, अंग्रेजों को दीवानी मिल गया। उसका दूसरा इलाहाबाद का दूसरा संधि में द्वैध शासन हो रहा है। ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, प्लासी, बक्सर, इलाहाबाद की संधि। ठीक है। इलाहाबाद की संधि का पहला जो इलाहाबाद का संधि है उसमें मिल रहा है आपको दीवानी। दूसरा इलाहाबाद का संधि हो रहा है 16 अगस्त, उसमें मिल हो रहा है द्वैध शासन। ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है। द्वैध शासन है क्या, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि द्वैध शासन आखिर में है क्या। तो द्वैध शासन का मतलब ही होता है, द्वैध शासन सीख लीजिए थोड़ा सा। द्वैध शासन के बारे में बता देता हूं। द्वैध शासन कब है, द्वैध शासन, द्वैध शासन होता है 1765 को। ठीक है। इलाहाबाद का संधि हो रहा है ना 1765, उसी में है द्वैध शासन। तो देखिए इलाहाबाद का जो दूसरा संधि होता है उसके बाद होता है द्वैध शासन। ठीक है। अब यहां से प्रश्न पूछे जाएगा कि द्वैध शासन, देखिए द्वैध शासन की जो है नींव किसने डाली, तो द्वैध शासन की जो है नींव किसने डाली, तो नींव डाली क्लाइव ने। याद देखिए नींव किसने डाली, नींव डालने वाला कौन है, वाला है क्लाइव। याद रखिएगा क्लाइव। ठीक है। क्लाइव जो है द्वैध शासन की शुरुआत करने वाला है क्लाइव। ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, द्वैध शासन की शुरुआत कौन करता है, क्लाइव। अब द्वैध शासन का मतलब होता है क्या है, तो द्वैध शासन का मतलब है दो लोगों का शासन। दो लोगों का शासन। ठीक है। दो लोगों का शासन। अब दो लोग कौन कौन है, तो सबसे पहले आएगा, दो लोग में आ जाएगा आपका
मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था दीवानी, ठीक है, दीवानी, ठीक है। उसके बाद आता है निजामत, निजामत बोलिए, फौजदारी बोलिए, ठीक है। तो द्वैध शासन का मतलब हो गया कि जो दीवानी, जितना भी दीवानी यानी कि राजस्व होता है, ये जो राजस्व है, राजस्व हो गया या फिर राजस्व हो गया या धन से संबंधित मामला, ठीक है, जितना भी राजस्व इकट्ठा करने का बात है, ठीक है, ये सब जो है कौन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। कौन करेगा, ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जितना भी दीवानी का मामला है, राजस्व वसूलना, ये कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। और जितना निजामत का काम है, ठीक है, कि यह कानून व्यवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं कानून व्यवस्था, ये कौन करेगा, तो बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, ठीक है। यही है द्वैध शासन, दो लोगों का शासन। जितना भी राजस्व संबंधी चीज है, पैसा कौड़ी सा मामला है, राजस्व इकट्ठा, सब कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये जो है जितना भी दीवानी है वो राजस्व इकट्ठा कर लेगा, पैसा कौड़ी का मामला अपने देखेगा, दीवानी वाला मामला अपने देखेगा। जितना निजामत का मामला है यानी कानून व्यवस्था, वो बंगाल का नवाब करेगा। तो ये हो गया दो लोगों का शासन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रहा है, बंगाल का नवाब भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलाहाबाद की संधि से लेकर के द्वैध शासन तक। तो द्वैध शासन का समय काल अगर पूछे तो याद रखिएगा, द्वैध शासन के किसने लागू किया या किसने नींव डाली, तो क्लाइव ने नींव डाली। द्वैध शासन कब लागू हुआ, तो 1765 को, ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद। और द्वैध शासन का मतलब क्या है, दो लोगों का शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन करेगा, बंगाल का नवाब भी शासन करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जितना राजस्व या दीवानी मामला है वो देखेगा, निजामत यानी कानून व्यवस्था बंगाल का नवाब देखेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अब जो है द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, तो याद रखिएगा 1772 में वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया, ठीक है, समाप्त किया। तो द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। द्वैध शासन की नींव किसने डाली, तो क्लाइव ने डाली, ठीक है। और समाप्त कौन कर रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। इतना डिटेल से मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। उसके बाद कहा गया प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अच्छा हाँ। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध बक्सर के युद्ध से नहीं है, तो सिराजुद्दौला यहाँ ऑप्शन में दिया है। सिराजुद्दौला का संबंध प्लासी का युद्ध से है, ठीक है, ना कि बक्सर के युद्ध। बक्सर का युद्ध का संबंध किससे है, तो मीर कासिम, मीर कासिम है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय है, सुजाउद्दौला। मीर कासिम बंगाल का नवाब, शाह आलम द्वितीय जो है मुगल साम्राज्य है, सुजाउद्दौला है अवध का नवाब है, ठीक है। अब देखिए जैसी एथी हो जाएगा, आ, ये जो मीर कासिम है, मीर कासिम जब बंगाल का नवाब, ये जो मीर कासिम बंगाल का नवाब मरने का बाद क्या होगा, कौन नवाब बनेगा, इसका बेटा नजमुद्दौला, ठीक है। नजमुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बन रहा है जिस समय इलाहाबाद का जो है संधि हो रहा है, दूसरा संधि, ठीक है। इलाहाबाद का जब संधि होता है तो इसका बेटा नजमुद्दौला जो है नवाब होता है बंगाल का, ठीक है। उसके बाद देखिए अमेरिका की खोज, देखिए अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने किया है अमेरिका की खोज। देखें यहाँ पे
देखिए अमेरिका की खोज, अमेरिका, अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज किसने की? ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। ठीक है, कोलंबस, कोलंबस ने की। ठीक है, कब की? कब किया? कब करता है? तो 12 अक्टूबर 1492 को। ठीक है, याद रखिएगा, डेट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कब किया? 12 अक्टूबर 1492 को। ठीक है, अमेरिका ने कोलंबस किया। और अमेरिका पर जो है, याद रखिएगा, ब्रिटेन का उपनिवेश है। अमेरिका किसका उपनिवेश है? यानी कि अमेरिका पर किसका कब्जा है? तो ब्रिटेन का कब्जा है। ठीक है, ब्रिटेन का कब्जा या उपनिवेश है। जिस तरह से ब्रिटेन ने भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित किया है, उसी प्रकार से जो है अमेरिका पर और चीन के कुछ हिस्सों पर जो है ब्रिटेन का जो है कब्जा था, यानी कि उपनिवेश था। जो अमेरिका भी किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का। भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश है, और चाइना का भी कुछ भाग ब्रिटेन का उपनिवेश के अंतर्गत आता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा सिराजुद्दौला हो गया, अमेरिका की खोज भी हो गई। हाँ, देखिए, जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो वहां का शासक कौन था? याद रखिएगा, जब वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो जैमोरिन था। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया, आज भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये केरल है। ठीक है, कौन सा हिस्सा है? केरल। और केरल में ही एक जगह है कालीकट। ठीक है, कालीकट। ठीक है, यहीं पर जो है वास्को डी गामा 1498 में, ठीक है, 1498 में जो है पुर्तगाल से इसी कालीकट पे पहुंचता, और यहाँ का राजा का नाम है जेमोरिन। ठीक है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, राजा का क्या नाम है? तो जेमोरिन नाम है। यहाँ का राजा का नाम है जमोरिन। जमोरिन एक उपाधि है। ठीक है, पैतृक उपाधि मिला हुआ है उसको। ठीक है, जेमोरिन क्या है? यहाँ के राजा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है उन्हीं को, तो जैमोरिन जो है वहां का राजा है। ठीक है, ये इसका जो है उपाधि है। जैमोरिन क्या है? एक उपाधि है। ठीक है, राजा की उपाधि है, यानी कालीकट के राजा। जो जिस समय कालीकट पहुंचता है वास्को डिगामा 1498 को, यानी कि कब पहुंच रहा है? तो 20 मई 1498 को। ठीक है, 20 मई 1498 को जो है वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है, और वहां का राजा जो जैमोरिन से खूब सारा स्वागत किया। और याद रखिएगा, ये जो अरब सागर वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर अरबों का काफी कब्जा था। अरब ने जब जैमोरिन जब कालीकट पहुंचता है पुर्तगाली क्या नाम है आपका, वास्को डिगामा, तो यहाँ के जो अरब व्यापारी वो विरोध भी किए हैं। ठीक है, खैर उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि वास्को डिगामा भारत में जो है किस स्थान पर पहुंचा था? कालीकट। कब पहुंचा था? तो 20 मई 1498 को। वहां का राजा कौन था जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया? तो नाम है उसका जैमोरिन। जैमोरिन एक पैतृक उपाधि है, यानी कि एक व्यक्तिगत उपाधि है। ठीक है, और आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कालीकट कहाँ पर है? तो केरल में। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में। और कालीकट जो मसालों के लिए काफी, यानी कि केरल मसालों के लिए काफी फेमस है, खास करके काली मिर्च, जिसको हम लोग आ, ठीक है, ब्लैक गोल्ड के भी नाम से जानते हैं काली मिर्च को।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने कल भी आपको बताया था वास्को डी गामा 3 बार भारत आया है, ठीक है, और भारत में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे तो जेमोरिन है, यहाँ पृथ्वीराज द्वितीय भी दिया हुआ है, खैर जेमोरिन आंसर होगा। उसके बाद देखिए इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है लेलिन ने, ऑप्शन नंबर डी, लेलिन, ठीक है, लेनिन कम्युनिस्ट है ये लेनिन जी, इन्होंने जो है लिखा है कैपिटलिज्म यानी कि। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, वह नीति जिसके द्वारा एक ताकतवर देश दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित करता है उसे कहा जाता है साम्राज्यवाद। क्या कहा जाता है उसे? साम्राज्यवाद, ठीक है। साम्राज्यवाद का मतलब समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर, ठीक है, ये कोई देश है, ये कोई एक छोटा देश है, ठीक है, ये एक देश है, ठीक, इस पर कोई एक बड़ा देश अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद। फिर उसी के पैरेलल जो है कोई एक अन्य देश है, ठीक है, उस ये देश है, फिर उसके ऊपर किसी देश का कब्जा हो गया, और फिर जो है इन दोनों के ऊपर जो है क्या हो रहा है, इन दोनों के ऊपर जो है संपर्क है, ठीक है। फिर कोई एक देश है, उस पर जो है फिर से उस देश का नियंत्रण हो जाता है किसी अन्य देश का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन है, ठीक है, ये हमारा है भारत, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये है हमारा ब्रिटेन, इसका कब्जा हो गया, ठीक। फिर ये है हमारा अमेरिका, इस पर जो है ब्रिटेन का कब्जा हो गया, ठीक है। ये है चाइना का कुछ हिस्सा, इस पर जो है ब्रिटेन का कब्जा हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अपने अपने प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। यहाँ अब तीनों के मध्य जो है संपर्क स्थापित हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इसी को बोलते हैं हम लोग साम्राज्यवाद, ठीक है। वह नीति जिसके द्वारा एक ताकतवर देश, ताकतवर है तभी ना किसी कमजोर देश पर अपना स्थापित जो है साम्राज्य स्थापित करता है, वह नीति जिसके द्वारा एक ताकतवर देश दूसरे देश पर अपना अधिकार स्थापित करता है वो कहला साम्राज्यवाद, ठीक है। तो ब्रिटेन ने भी जो है साम्राज्यवाद को अपनाया, भारत पर भी उसका नियंत्रण था। खैर इन लोग एक साथ नहीं है, पैरेलल नहीं है, ठीक है, अंतर है तकरीबन। अमेरिका बहुत पहले ही उनको गुलाम बनाया गया, बाद में फिर भारत है, ठीक है, लेकिन इसी को बोलते हैं हम लोग साम्राज्यवाद। आज यहाँ पर स्थापित किया है साम्राज्य, कल किसी किसी समय में वहां पर स्थापित किया है। कुल मिलाकर जो है खुद ताकतवर है और किसी एक देश पर जो अपना मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग साम्राज्यवाद, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो याद रखिएगा जोसेफ डुप्ले, याद रखिए कि काफी इंपॉर्टेंट है डुप्लेक्स, ठीक है। भारत में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो जोसेफ डुप्लेक्स, या डुप्लेक्स भी कहते हैं कहीं कहीं पे, डुप्लेस से भी संबोधित करते हैं इसको, तो जोसेफ डुप्लेस, याद रखिएगा। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन है? तो जोसेफ डुप्लेक्स। उसके बाद देखिए पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में होती है। क्यों होती है? तो याद रखिए सिविल सेवा है उसकी ट्रेनिंग के लिए जो है कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो सिविल सेवा परीक्षा का जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के लिए जो है कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई। बाद में जो है ये कॉलेज शायद बंद भी हो गया, खैर जो भी हो। तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में होती है सिविल सेवा परीक्षा की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिशों को दीवानी प्राप्त हुई, मैंने अभी बताया था ब्रिटिशों को दीवानी कब प्राप्त हुई?
1765 में याद रखिए इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की जो पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 में, उसी में जो अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त होती है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने वाली बात। ठीक है, आइए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवधि क्या है। वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवधि क्या है। ठीक है, तो देखिए वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवधि क्या है, तो याद रखिएगा, थोड़ा हम लोग को समझना होगा। हम लोग चीजों को अच्छे से समझते हुए जाएंगे ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। देखिए प्रथम चरण, पहले हम लोग प्रथम चरण को हम लोग जानेंगे। प्रथम चरण, ठीक है, ये है हमारा प्रथम चरण। इसका अवधि क्या है, तो प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध से है। याद रखिएगा प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 को। ठीक है, यहीं से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो है अपना शक्ति स्थापित करना, यानी कि पूर्ण रूप से जो है बंगाल में यानी कि भारत में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। और जैसी बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद से तो पूर्ण रूप से जो है इन्होंने अपना शासन स्थापित किया भारत में। ठीक है, तो 1757 यहाँ काफी जो है हद तक जो है अंग्रेजों ने आर्थिक दोहन किया है। ठीक है, 1813 1757 से लेकर के 1813 जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चरण। और इसी को हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसी को हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या किया गया, प्रथम चरण यानी कि वाणिज्यिक पूंजीवाद के तहत, इसके तहत जो है भारत के जितने भी धन है उसको लूटना, तो भारत के धन को लूटा गया। क्या किया गया, भारत के धन को लूटा गया। ठीक है, उसके बाद जितना भी हस्तशिल्प भारत में कुटीर उद्योग था, यहाँ हस्तशिल्प का काफी विकास हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि भारत में जितने भी हस्तशिल्प उद्योग थे उनके शोषण किया गया और कम दाम में जो है चीजों को खरीद कर ब्रिटेन भेजा जाता था। ठीक है, यानी कि हस्तशिल्प को पूर्ण रूप से जो है नष्ट कर दिया गया। जितना भी हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प उद्योगों का शोषण, ठीक है, शोषण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण, दूसरा चरण जो है 1813 से लेकर के 1857 तक, 1857 की क्रांति हुई थी वहां तक। ठीक है, दूसरा चरण, इसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक औद्योगिक पूंजीवाद। ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद, इसको औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसी के तहत जो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है और नए नए वस्तुओं का आविष्कार होता है और उसे भारत के बाजारों में भेज दिया जाता है, जिसके तहत क्या होता है कि ब्रिटेन का जो भी पैसा है, ठीक है, यानी कि भारत का जितना भी पैसा वो ब्रिटेन चला जा रहा है, रॉ मटेरियल ब्रिटेन चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है जितना भी वस्तु है, एक तो संसाधन चला जा रहा है, हमारा संसाधन इंग्लैंड चला गया, वहां से वस्तु को लेकर के भारत के बाजार में बेचा जा रहा है और यहीं से जो सारा पैसा चला जा रहा है। एक तो संसाधन भी गया, सारा पैसा भी है, खूब लूट हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ देखा जाए तो पूरे बाजार, भारत के पूरे बाजार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया पहला दूसरा। कब पहला चरण कब है, यानी कि पहला चरण जो है 1757 से 1813 तक, इस अवधि को कहा जाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसको प्रथम चरण के भी नाम से जानते हैं। यहाँ भारत के धन को लूटा गया, हस्तशिल्प उद्योग का शोषण किया गया, नष्ट किया गया। ठीक है, दूसरा चरण कब से कब है, 1857 तक, इसको बोलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया, भारत के बाजारों पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद कहा गया प्रश्न, हाँ, फोर्ट विलियम, अच्छा, वाणिज्यिक पूंजीवाद की अवधि अभी मैंने बताया, वाणिज्यिक पूंजीवाद, ठीक है, 1757 से लेकर के 1813 तक अभी मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद की अवधि क्या है, 1813 से 1857 तक। क्लियर है। उसके बाद देखिए अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। जितना भी अमेरिकी उपनिवेश थे उन्होंने अपना स्वतंत्रता घोषित किया कब, तो 1776 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए इंग्लैंड ने उपनिवेशों की स्वतंत्रता को कब मान्यता दी, तो 1783 में। ठीक है, इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों की स्वतंत्र, थोड़ा सा भाषा में जो है मिस्टेक किया हुआ है। इंग्लैंड ने उपनिवेशों की स्वतंत्रता को कब मान्यता दी, तो 1783 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अंधकार पूर्ण भूमि किसे कहा जाता है, या अंध महाद्वीप थी, याद रखिएगा क्वेश्चन, अंधकार पूर्ण भूमि, या यहीं पर क्वेश्चन घुमा दे कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को। ठीक है, उसके बाद देखिए साम्राज्यवाद की आर्थिक व्यवस्था सर्वप्रथम दिए गए। तो साम्राज्यवाद की अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सर्वप्रथम कब दिया गया, या किसने दिया, तो साम्राज्यवाद की आर्थिक व्यवस्था सर्वप्रथम किसने दिया, तो जे.ए. हबसन ने। ठीक है, जे.ए. हबसन ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय प्रशासन संरचना में नई पुलिस प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया, किसके द्वारा किया गया, तो देखिए भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखिएगा, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से प्रश्न पूछा जाता है। इसने अस्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया था। ठीक है, इसे पुलिस प्रणाली का प्रवर्तक, यानी कि भारत प्रशासन संरचना में नई पुलिस प्रणाली का, ठीक है, प्रवर्तक किसे कहा जाता है, या प्रवर्तन किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यानी कि जो भी भारतीय प्रशासन में नई पुलिस संरचना प्रणाली की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ठीक है, इसे सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया है। ठीक है, याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। खैर अस्थायी बंदोबस्त के बारे में मैं अलग क्लास लेकर के मैं अलग से बताऊंगा, और तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय प्रशासन संरचना नई पुलिस प्रणाली का गठन या प्रवर्तन किसने किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को भी लागू किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स है। उसके वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गया, लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली और सहायक संधि किसने लागू किया, तो लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स था। याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं अभी क्लियर करूंगा, टेंशन ना ले। अच्छा, उसके बाद देखिए यहीं से प्रश्न पूछ रहा है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था,
तो देखिए भारत में यानी कि भारत का कौन सा, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, ठीक है, गवर्नर जनरल का बात बोल रहा है। ठीक है, वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव कौन है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है, याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमने बता ही दिया आपको कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैं अभी इसको क्लियर करूंगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला ट्रेड यूनियन कौन है, तो देखिएगा भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन कौन है। देखिए सीक्वेंस को थोड़ा सा याद रखिए। ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन। तो देखिए पहला पहला जो है ट्रेड यूनियन, यानी कि भारत का पहला ट्रेड यूनियन कौन है, तो जो पहला ट्रेड यूनियन है उसका नाम है मद्रास लेबर यूनियन। याद रखिएगा, मद्रास, मद्रास। ठीक है, मद्रास का भी वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई। ठीक है, मद्रास लेबर यूनियन कब स्थापना होता है, तो 1918 को। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा बोले तो भारत का प्रथम भारतीय अखिल जो ट्रेड यूनियन होता है वो है AITUC। ठीक है, तो दूसरा कौन है दूसरा, तो दूसरा है हमारा AITUC, यानी कि इसका पूरा नाम है अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कब इसकी स्थापना होती है, तो 1920 को। ठीक है, तो दूसरा कौन है, AITUC, अखिल भारत, ठीक है, अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो देखा जाए तो दूसरा, पहला कौन सा है, तो पहला है मद्रास लेबर यूनियन 1918। दूसरा कौन है, AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। लेकिन कहा जाता है कि देखा जाए कि भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कौन है, तो यही है AITUC। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना होती है। तो बस सीक्वेंस आप याद रखिएगा, इसका ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आइए, तो भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन कौन है, तो मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, वही दूसरा कौन है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। ठीक है, उसके बाद देखिए नाटक नवान्न लिखा गया तो विजन भट्टाचार्य द्वारा। ठीक है, विजन भट्टाचार्य द्वारा जो है नवान्न नाटक लिखा गया था। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। चलिए थोड़ा सा गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऐसे देखते हैं, देखिए बंगाल का बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, तो वही लॉर्ड क्लाइव। कौन है, लॉर्ड क्लाइव।
ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव। ठीक, अब देखिए बंगाल का अंतिम, ठीक है, अंतिम गवर्नर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो कौन हो जाएगा अंतिम? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन हो जाएगा? तो वॉरेन, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो देखिए बंगाल का, आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसी को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कब बनाता है? तो 1773 में। 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा। बंगाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर है उसी को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। उसी को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां तक क्लियर? उसके बाद देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो नाम है उसका विलियम बेंटिंग। क्या नाम है? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। अब देखिए ध्यान दीजिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर, देखिए बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल है कौन है? तो विलियम बेंटिंग। अब जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसी को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा। कौन? लॉर्ड विलियम, विलियम बेंटिंग। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसी को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, किस एक्ट के तहत? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा इसको, खैर मैं बताऊंगा। तो यहां तक समझ में आया? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? तो लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर है उसी को
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यानी कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होगा। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसी को जो है 1833 का चार्टर एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहां तक क्लियर है? ठीक, इसको देख लीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।